नमस्कार। आज के भौतिक विज्ञान शिक्षण में मैं दौलत सिंह गुसाई, प्रवक्ता, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 12 विषय भौतिकी भाग 1 के अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता पर चर्चा करेंगे। आज के चर्चा के बिंदु हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत विभव बिंदु आवेश के कारण विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, आवेशों के निकाय के कारण विभव, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। कक्षा 11 में आप स्थितिज ऊर्जा से परिचित हैं। जब कोई बाह्य बल किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी अन्य बल जैसे स्प्रिंग बल, गुरुत्वीय बल आदि के विरुद्ध ले जाता है, तो उस बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं स्प्रिंग, और यहाँ पर हम जो है बाह्य बल द्वारा जब उस पर आरोपित करते हैं, ऊपर से यहाँ पे जो है हमने इस पर बल आरोपित किया तो स्प्रिंग जो है नीचे की ओर दब रही है, तो वहां पर हमारे पास स्प्रिंग के अंदर जो ऊर्जा संचित हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास स्थितिज ऊर्जा, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम कहते हैं। और जब ये स्प्रिंग को हम बल हटाएंगे, जैसी तो ये बल जो है स्प्रिंग जो है ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये हमारी जो है हमारी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा जो है धीरे धीरे कम हो रही है तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा कम हो रही है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इस पे बल लग रहा है, तो जैसे नीचे की तरफ आ रहा है उस समय गतिज ऊर्जा हो रही है स्प्रिंग, और जिस समय ऊपर की तरफ जा रही है उस समय स्थितिज ऊर्जा संचित हो रही है। तो इन दोनों का योग हमेशा नियत होता है। ऊर्जा का योग जो है यहाँ पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है, जिसको हम कहते हैं कि संरक्षी बल भी कहते हैं हम इसको। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों बल हमारे जो है संरक्षी बल कहलाते हैं। स्प्रिंग बल हो गया और गुरुत्वीय बल हो गया। ये कक्षा 11 में आप इसमें से इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास संरक्षी बल में हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल में जैसे जो है गुरुत्वाकर्षण बल हमारे पास जो हमने पढ़ा उसमें जो है दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो है हमारे पास उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और दूसरा हमने जो है दो बिंदु आवेशों के बीच जो हमने कूलाम बल पढ़ा, उनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, ये भी जो है हमारे पास दोनों ही संरक्षी बल होते हैं। और दोनों संरक्षी बल हमारे उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल, और दोनों में गणितीय रूप में समानता भी है, क्योंकि F बराबर जो बल लगता है G m1 m2/r², और जो हमारे पास कूलाम बल लगता है वो लगता है K q1 q2/r²। तो दोनों ही आप देख रहे हैं कि जो है गणितीय रूप से दोनों ही जो है वर्ग दूरी जो है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और दोनों में जो है ये लग रहा है, तो ये दोनों ही संरक्षी बल है। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों संरक्षी बल है। तो आज जो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा जो हम पढ़ेंगे, जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है उनमें जो है संयुतियों के साथ उसका जो संबंध होता है, उसी तरीके से हमारे पास स्थिर वैद्युतिकी में जो है आवेशों के बीच जो ऊर्जा होती है उसमें जो कार्य करना होता है वो स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में होता है। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक बिंदु आवेश है O, जिससे हमें पता है कि उसके चारों ओर जो है वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है E। तो इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है। तो इसके सामने जैसे हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश जैसे हम रखते हैं स्मॉल q, तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत छोटा आवेश है, तो इस पर एक वैद्युत बल लगता है, स्थिर वैद्युत बल जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है इसकी जो डायरेक्शन होती है, स्थिर जो बल है यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स लगेगा उसको हम Fe से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये जो है इस पे प्रतिकर्षी बल लगेगा। आप देख रहे हैं दोनों पे जो है प्रतिकर्षी बल लगे, क्योंकि समान आवेश है, प्लस q और माइनस q। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो यहाँ पे हम क्या करते हैं उसको जो है अनंत से हमारे पास जो है, अगर हम एक पॉइंट यहाँ ले ले कि जो है Q से जो है एक पॉइंट हमने जो है R से हम उसको P तक लाएंगे, तो R से P तक लाने में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा किसके विरुद्ध, प्रतिकर्षी बल के विरुद्ध, Fe के विरुद्ध हमें जो है कार्य करना पड़ेगा। F एक्सटर्नल हम उसको कह सकते हैं, बाह्य कार्य कह सकते हैं। तो बाह्य बल हमें जो है इस पे लगाना पड़ेगा। तो बाह्य बल द्वारा जो है इसको हम R से P तक लाएंगे। तो हम कोई परीक्षण आवेश Q को, जो आवेश Q के कारण आवेश कैपिटल स्मॉल q पर लगे प्रतिकर्षी बल के विरुद्ध बिंदु R से बिंदु P तक लाते हैं। तो बिंदु R से P तक हम उसको ला रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा प्रतिकर्षी बल के विरुद्ध। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज ये ध्यान रखना कि ये जो है यहाँ पर जो है q का मान जो है बहुत छोटा है,
जो है कैपिटल क्यू की तुलना में, यानी जो आवेश है क्यू कैपिटल क्यू, ये वाला बड़ा आवेश है। और यहाँ पे हमें जो है ये इसको कोई जो है इस पे प्रभावित नहीं करता। अगर हम इसके पास लाते हैं तो ये भी इस पे बल लगाएगा। हमें पता है दो बिंदु आवेश जो होते हैं एक दूसरे पर बल लगाते हैं और प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो लेकिन हमें जो है इस तरीके से मानना है कि ये जो है स्थिर है, अपनी जगह पे स्थिर है, और ये जो है दूसरा उस पर जो है बल लगा रहा है। तो ये हमें जो है एक इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक टिप्पणी हम इसमें इस तरीके से कर सकते हैं कि जो इसके द्वारा लगने वाला बल है वो जो है क्या है, नगण्य है। इसके जो है प्रतिकर्षण स्थिर है यहाँ पे, तो इस पे कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास बाह्य बल द्वारा किसी एकांक धनावेश को बिंदु R से P तक लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ से हम जो है इसको जो है P तक ला रहे हैं, इसको बिंदु को से। तो एकांक आवेश को अगर हम इसको +1 कूलम आवेश कर लें, तो इसको अगर हम यहाँ पे ला रहे हैं तो हमें जो कार्य होगा उसको हम देख लें। तो यहाँ पे हमारे पास WRP, तो जो हमारा कार्य होगा R से लाने में P तक लाने में जो कार्य होगा उसको हम जो है बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ F बाह्य बल डॉट dr। तो यहाँ से हमारे पास जो इसका जो हमने दूरी ली है, जो है यहाँ से इसकी जो दूरी होगी dr है, तो वो जो है dr दूरी तक है। तो यहाँ पे हम इसका जो है इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये छोटी छोटी दूरियों में हम इसको जो है डिवाइड करते हैं। r से p तक की दूरियों को हमने जो है छोटी छोटी दूरियों में डिवाइड किया है। और ये f एक्सटर्नल जो हमने लिखा है ये हमारा बाह्य बल है, ये हमारा बाह्य बल है जो हम उस पर आरोपित कर रहे हैं। तो एक चीज यहाँ पे आपने ध्यान रखना, जो बाह्य बल है ये जो है -Fe, यानी जो है गुरुत्वीय बल के ऋणात्मक के बराबर होता है, तभी ये इसको निष्प्रभाव करेगा। नेट बल जो है शून्य होगा, अर्थात त्वरण जो है नियत रहेगा, त्वरण जो है शून्य रहेगा। तो त्वरण कहें या हम बल कहें शून्य रहेगा, और एक नियत चाल से जो है उसको हम R से P तक यानी जो है प्लस आवेश Q की तरफ उसको ला रहे हैं। तो इस पे आपने ध्यान रखना। तो एक ये चीज ध्यान रखनी कि जो है उसपे जो बाह्य बल है वो उसके जो प्रतिकर्षी बल के ऋणात्मक के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास WRP, यहाँ पे हम F एक्सटर्नल के मान जो है क्या रख देंगे ऋणात्मक में। अगर हम इसको रखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा WRP। आप देख रहे होंगे ऋणात्मक हमारा ऋण F एक्सटर्नल की जगह हमने क्या रख दिया, FE रखा है। तो ये FE माइनस में आ गया, ऋणात्मक आ गया। तो इसको हमने ऋणात्मक को बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन हम R to P, आप देख रहे होंगे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो हमने क्योंकि उस उन दूरियों को हमने छोटी छोटी दूरियों में डिवाइड किया, dr दूरियों में। तो dr में हमने डिवाइड किया, तो R से P तक लाने में इसलिए हमने इसको समाकलन किया है। तो FE डॉट dr। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं यह कार्य स्थिर वैद्युतिकी में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया है तथा यह स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो जो बल जो कार्य कर रहा है, ये हम जो है बाह्य बल जो कार्य कर रहा है इसको लाने के लिए बिंदु R से P तक लाने में जो कार्य कर रहा है वो इस में जो है आवेश में जो है स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, क्योंकि हम उसे प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो है ला रहे हैं +Q आवेश की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास स्थिति ऊर्जा के बारे में आपने देखा कि जो कार्य होता है उसी को हम इसमें समझे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप डेल्टा U बराबर आ रहा है UP माइनस UR बराबर WRP। जो हमारे पास कार्य किया था R से P तक लाने में, वो उन दो बिंदुओं के बीच की स्थिति ऊर्जा के अंतर के बराबर होगा। इन स्थिति ऊर्जा में अंतर है तभी जो है कार्य हो रहा है। एक पर जो है आवेश जो है वहां तक लाने में स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी। आप स्वतः ही समझ रहे होंगे कि +Q आवेश तक जब हम q आवेश को लाएंगे तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और वो जो है हमारा जो है WP पे जो UP पे हमारे पास होगा, यानी P बिंदु पर जो है स्थिति ऊर्जा ज्यादा होगी R बिंदु की अपेक्षा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र द्वारा किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य केवल आरंभिक तथा अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, उसके पथ पर नहीं। तो जो हम दिखा रहे हैं +Q से जो है R से जो है P पर आ रहा है, तो उसके पथ पर निर्भर नहीं करता, वो सीधे में आ सकता है चाहे वक्राकार पथ से आ सकता है। तो उसकी केवल आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, उसके पथ पर निर्भर नहीं करता। और स्थिति ऊर्जा का वास्तविक मान भौतिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता, केवल स्थिति ऊर्जा के अंतर का ही महत्व होता है। तो यहाँ पे हम जो स्थिति ऊर्जा कहेंगे, हम स्थिति ऊर्जा कितनी लेंगे, हमारी स्थिति ऊर्जा का अंतर जो हम ले रहे थे UP माइनस UR, इस पर ही निर्भर करेगा। आगे हम जो है विभवांतर के बारे में जानेंगे कि विद्युत विभवांतर, उसमें भी जो है विभव में अंतर होना चाहिए तभी जो है आवेश प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे जो है गति स्थिति ऊर्जा का अंतर तभी हम उसको ले जा सकते हैं, क्या होगा जब उसमें स्थिति ऊर्जा का अंतर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास यदि हम बिंदु R को अनंत पर ले, अगर हमने जो है बिंदु R को अनंत पे ले लिया, हमने R से P तक हम उसको ला रहे थे, लेकिन अगर बिंदु हमारे पास R पर हो, तो बिंदु R से अनंत पर हो, तो तब हम समीकरण देख ले तो WR की जगह हम क्या लिख लेंगे, इन्फिनिटिव लिख लेंगे। तो ये हमारे पास इन्फिनिट का है, इस पे जो है इन्फिनिट P और बराबर ही हो जाएगा UP माइनस U इन्फिनिट बराबर UP। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि अनंत पर हमारी जो स्थिति ऊर्जा होती है
वो हमारी जो है शून्य होती है। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा जो है शून्य होती है, क्योंकि हमें जो है हमें पता है उसका जो है कार्य भी क्या होगा, वहाँ पे जो है हमें वहां से जो लाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा जो हमारे पास डब्ल्यू इनफाइनाइट पी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यूपी माइनस यू इनफाइनाइट, और यू अनंत पे जो है स्थितिज ऊर्जा को शून्य मानते हैं, इसका मान 0 हो जाएगा, तो किसके बराबर बचेगा, यू पी के बराबर। तो यानी हमें जो उस बिंदु पर पी पर अगर हम अनंत से जो है किसी बिंदु आवेश को पी बिंदु तक लाते हैं तो हमें जो है स्थितिज ऊर्जा में जो होता है मान, वही जो है क्या होता है, किया गया कार्य के बराबर हो जाता है। तो किसी बिंदु पर आवेश Q की स्थितिज ऊर्जा बाह्य बल द्वारा आवेश Q को अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य के बराबर होती है। जो हम बता रहे थे वही कि जो अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य हो रहा है, जो उसको जो है किया गया कार्य, वही जो है क्या होती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है उस आवेश में। अगला जो हमारे पास आता है चर्चा के बिंदु में, हम देखेंगे स्थिर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। किसे कहेंगे हम स्थिर वैद्युत जो है विभव, उसके बारे में हम देखें। यहाँ पे प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य आवेश विन्यास से संबद्ध विद्युत क्षेत्र का अभिलाक्षणिक गुण होता है। इससे हम दिए गए आवेश विन्यास के कारण स्थिर वैद्युत विभव V की धारणा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रति एकांक आवेश पे जो हम कार्य कर रहे हैं, वो कार्य हमारी जो होती है वो आवेश पर जो कार्य हो रहा है उसको, तो वो जो है उस पर स्थिर वैद्युत विभव की धारणा को प्रदर्शित करता है, वही कार्य। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो कार्य होगा वो हम जो आवेश है उसको हम एकांक आवेश को लाते, तो यहाँ पे हमारे पास जो आता है वी पी माइनस वी आर बराबर होता है यू पी माइनस यू आर अपॉन क्यू। तो ये जो विभव में हमने बताया था, पी पर जो उसका विभव होगा वी पी और आर पर जो विभव होगा वी आर, तो ये जो विभव वैद्युत विभव होता है इसको हम V से भी दिखाते हैं। तो V बराबर हमारे पास यहाँ पे आप कह सकते हैं V बराबर क्या हो जाएगा, Vp माइनस VR। तो ये हमारा विभव में अंतर आ जाएगा, और ये UP माइनस UR जो स्थितिज ऊर्जा है, और Q अपॉन में Q, क्योंकि जो है Q को हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तो प्रति एकांक आवेश को हम कहेंगे। तो प्रति एकांक आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युत विभव कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहेंगे, अनंत पर हमने जो है विभव शून्य लेना है। अनंत पर हमारे पास जो विभव होगा स्थितिज ऊर्जा शून्य है, तो विभव भी क्या होगा, वहां पे शून्य होगा। तो यहाँ पे इसका मान अगर हम 0 रखें तो यहाँ पे हम देखें वी बी वी पी माइनस वी इन्फिनिटी इनफाइनाइट का मान जो रखेंगे, वी इनफाइनाइट का मान हम यहाँ पे 0 रख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वी इनफाइनाइट 0 आएगा, यूपी माइनस यू इनफाइनाइट अपॉन क्यू, यू इनफाइनाइट भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आया था डब्ल्यू पी अपॉन क्यू। तो ये प्रति एकांक आवेश को जो है, प्रति एकांक आवेश पर जो किया गया कार्य है, एक बिंदु से अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, Vp, यानी उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो इसको हम V बराबर W अपॉन Q लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य प्राप्त होता है या जो कार्य किया जाता है, अगर प्रतिकर्षण होगा तो जो है कार्य करना पड़ेगा, और अगर जो है ऋणात्मक आवेश होगा, धनात्मक होगा, तो जो है दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तब हमें जो है कार्य प्राप्त होगा। तो V बराबर W अपॉन Q। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारा जो सूत्र आता है स्थिर वैद्युत विभव के लिए सूत्र आता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं बाह्य बल द्वारा किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर स्थित वैद्युत विभव के बराबर होता है, जो भी हमने चर्चा की। तो हमें जो बताया कि उस बिंदु आवेश को, एकांक आवेश को जो है अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य प्राप्त होता है या जो कार्य होता है उसी को क्या कहते हैं, उस बिंदु पर स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं, और उसको हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये आया। इसके बाद यहाँ पे हम देख ले कि जो स्थिर वैद्युत विभव है वो अदिश राशि होती है। ये कैसी राशि है, अदिश राशि है ये हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, एसआई पद्धति में हम इसका मात्रक देख लें, स्थिर वैद्युत विभव का मात्रक जूल पर कूलाम, क्योंकि W अपॉन Q आ रहा है तो W का मात्रक जूल और Q का मात्रक कूलाम होता है, अथवा इसको हम वोल्ट भी कहते हैं, और कैपिटल V से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें हमारे पास। तो ये जो है V बराबर W अपॉन Q होता है, इसका मात्रक हमारे पास वोल्ट आता है। तो वहां पे हमारे पास जो V बराबर W अपॉन Q है, वहां पर अगर हम एक वोल्ट की परिभाषा आपको पूछी तो हम कैसे बनाएंगे, Q का मान हमारे पास, क्योंकि जो सूत्र है हमारे पास V बराबर W अपॉन Q, एक वोल्ट की अगर आपको परिभाषा चाहिए तो इसको आपको एक जूल करना है, और आवेश कितना लेना है, एक कूलाम। तो एक कूलाम आवेश को, तो यहाँ पे हमारे पास वही, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यदि +1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। यही हम कह रहे थे कि 1 वोल्ट की अगर परिभाषा आती है तो आपने देखा 1 जूल और 1 कूलाम है, तो 1 कूलाम आवेश को हम क्या कर रहे हैं, अनंत से
उस बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल कार्य होता है तो वो हमारा जो है उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। इसका विमेय सूत्र देख लें। इसका विमेय सूत्र होता है ml2t-3a-1। इसी से आप निकाल भी सकते हैं W/Q से। कार्य की विमा ml2t-2 होती है, Q की AT होती है, और इससे आप निकालें तो ml2t-3a-1 इसका विमेय सूत्र आ जाएगा। इसके बाद हम देखें बिंदु आवेश के कारण विभव। एक पॉइंट चार्ज होगा और उसके कारण हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, स्थिर वैद्युत विभव हमें निकालना है, तो विद्युत बिंदु आवेश के कारण। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने दिखाया था एक मूल आवेश हमारे पास यहाँ पर जो O पर हमारे पास एक Q आवेश है, इसके चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा, हमने बताया था। और इस पर जो है एक पॉइंट P पर हमने जो है आवेश है हमारे पास, यहाँ पे हमें जो है बिंदु आवेश के कारण आपको विभव निकालना, तो यानी R दूरी पर एक बिंदु हमने P लिया जहां पर हमें वैद्युत विभव V को परिकलित करना है, यानी ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमने जो है इसको अनंत दूरी तक लिया, और हमारे पास यहाँ पे हमने एक प्लस Q आवेश की जगह हमने कितना आवेश लिया, +1 कूलाम, क्योंकि हम एकांक आवेश कहते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है +1 कूलाम आवेश लिया। तो इस पर जो है पता है, इस पे भी आपको जो है क्या लगेगा, वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, प्लस आवेश है तो इस पर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और उसकी दिशा होगी FE, हम जिसको दिखा रहे थे, FE की दिशा जो है क्या हो जाएगी, OP की ओर हो जाएगी, O से P की ओर हो रही है, तो ये प्रतिकर्षण बल लगेगा। और ये जो है हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसमें। तो वैद्युत क्षेत्र में हमें जो है अनंत से इसके भीतर लाने में, P बिंदु तक लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो इसको हम अनंत से P बिंदु तक लाएंगे। तो अनंत से P बिंदु तक लाने के लिए माना अभी हमने इसको मान लिया कि A बिंदु पर, ये पॉइंट A पर है अभी, और यहाँ से इसकी जो दूरी है वो x ले ली हमने। O से A तक की दूरी हमारे पास x है, और A से हम उसको ला रहे हैं P तक। तो A से P तक को लाएंगे तो हम क्या करेंगे, छोटी छोटी दूरियों में हम उसको बांटते हैं। तो यहाँ से हमने एक सूक्ष्म दूरी ली dx, और A से B पॉइंट हमने ले लिया, A से B, B से C, और इस तरीके से हम कहाँ पहुंचेंगे, P तक पहुंचेंगे। तो ये छोटा सा जो दूरी ली हमने वो ली हमने dx। अब यहाँ पे आप देखेंगे dx क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, और बल जो है हमारा Fe लग रहा है। Fe आप समझ रहे होंगे, Fe की जो दिशा है OP की ओर है, और हमारा जो विस्थापन हो रहा है AB की ओर हो रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका हम सदिश में देखेंगे इसको। तो पथ की किसी मध्यवर्ती बिंदु A पर किसी एकांक धनावेश पर हम स्थिर वैद्युत बल, सबसे पहले हम क्या निकालें, बल निकाले, जिसको हम कह रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास F बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × 1/x²। किससे आया ये, कूलाम के नियम से। इससे पूर्व में कक्षा में हम चर्चा कर चुके हैं इस पे, कूलाम के नियम से। यहाँ पर जो है +Q आवेश है, और यहाँ पे +1 कूलाम आवेश है, और एक दूसरे से x दूरी पर है। तो यहाँ पे इनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हमने Fe लिखा था, यहाँ पे F है, F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 था, Q की जगह Q आ जाएगा, Q2 की जगह 1 है, Q × 1 हो जाएगा /x²। तो ये यहाँ पे हमारे पास स्थिर वैद्युत बल का ये हमारे पास आता है। यहाँ पे इस बल के विरुद्ध अब हम क्या करेंगे, A से B तक लाने में, एकांक धनावेश को लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य को देख लें, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा गया विस्थापन। तो F.dx क्या करेंगे हम, F.dx, दो सदिशों का अदिश गुणन, अदिश होता है, कार्य हमारे पास आता है F.dx, क्योंकि F की डायरेक्शन हमारे पास O से P की ओर है, और dx की डायरेक्शन A से B की ओर है। तो दोनों को जो है यहाँ पे हमारे पास, दोनों के यहाँ पे हमारे पास F.dx आप करेंगे तो ये हो जाएगा F.dx cos 180। समझ रहे हैं आप, 180 क्यों लिया हमने, दोनों के बीच का जो कोण होगा, इधर F का डायरेक्शन है और इधर dx की डायरेक्शन है, इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा 180 होगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे F.dx cos 180 करेंगे। cos 180 का मान आपको पता है माइनस में होता है, तो ये हो जाएगा -F.dx। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास dw बराबर हो जाएगा -F.dx। तो यहाँ पे हमारे पास अब हमें जो है बिंदु आवेश को, ये जो हमारे पास डायग्राम है, इस पे जो हमने क्या करना है, बिंदु आवेश के कारण हमें विभव निकालना है। तो जो हमारे पास कार्य निकल गया था, dw बराबर हमारा निकला -F.dx। तो dw बराबर जो हमारे पास -F का मान हम यहाँ पे रख लें समीकरण से, वहां से हमारे पास था 1/4 पाई Q/x² और dx। तो dw बराबर आ जाएगा हमारे पास -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x² dx। तो यहाँ पे हमने जो है क्या किया, f की वैल्यू यहाँ पे हमने रखी, और यहाँ पे हमारे पास ये हमने एक सूक्ष्म दूरी ली है, छोटी दूरी ली है dx। लेकिन अगर हमें जो है सारी A से P तक आना हो तो हम क्या करेंगे, पूरी दूरी के लिए हम इसका, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो है w बराबर इंटीग्रेशन लगाएं
अब यहाँ पे हमारे पास अनंत से जो है हम उसको ला रहे हैं, कहाँ से, इन्फाइनाइट से हम ला रहे हैं उसको बिंदु P तक ला रहे हैं, तो इन्फाइनाइट टू हम इसको जो डिस्टेंस है हमारे पास उसको हम क्या कर सकते हैं, R डिस्टेंस तक हम उसको ला रहे हैं, R डिस्टेंस तक ला रहे हैं हम उसको। तो यहाँ पे इन्फिनाइट से हम लेंगे R इंटीग्रेशन करेंगे और माइनस f का मान यहाँ से हम रखेंगे वही वाले मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x स्क्वायर dx। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये सारे जो कांस्टेंट नियत राशि उसको बाहर ले लेते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन q भी बाहर है तो इसको जो है q लिख लेते हैं ऊपर, यहाँ पे हमने q लिख लिया, इसको एक साथ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आप देखेंगे x की पावर 2 है, इसको मैं ले जाता हूँ ऊपर तो ये हो जाएगा -2 और dx, x की पावर 2 का आप ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करें x की पावर -2 का, तो यहाँ पे हमारे पास समाकलन ये जो है जो बाहर वाला मान है ये इसको हम ऐसे लिखें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होता है -2 + 1 और अपॉन में आता है -2 + 1, और इसकी जो लिमिट रहेगी वो हो जाएगी इनफाइनाइट टू r। यहाँ तक क्लियर हो रहा है आप पे, तो आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये जो है -2 + 1 करेंगे तो कितना होगा, -1 बचेगा, उस माइनस को यहाँ माइनस से हम ले लेते तो ये हो जाएगा प्लस, ये वाला माइनस हो गया प्लस। अब हमारे पास बच रहा है ऊपर x की पावर -1, उसको मैं लिख लेता हूँ x की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/x, और इसकी लिमिट रहेगी इनफाइनाइट टू r। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरीके में इनफाइनाइट में हम r टू लिमिट में हम सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर उसके बाद लोअर लिमिट रखते हैं, बीच में जो साइन आता है वो माइनस का आता है, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी का मान 0 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कार्य आ जाएगा W बराबर वो हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। तो इसको यही जो है हमारे पास यही विभव हमारे पास आता है, इसको हम v से ही दिखाते हैं, तो v बराबर यहाँ पे हम लिख लेते हैं v बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्थिर वैद्युत विभव के लिए जो है सूत्र आता है, v r दूरी पर बिंदु P पर हमें जो है स्थिर वैद्युत विभव का सूत्र निकालना, तो v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो ग्राफ यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे v प्रोपोर्शनल 1/r, ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। तो यहाँ पे एक ग्राफ यहाँ पे आप देख रहे होंगे दिखाया गया है, तो यहाँ पर ये हमारे पास है E और V के बीच का ग्राफ है। E हमने जो बताया था दूरी, हमारे पास जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र हमने निकाला था इससे पहले E प्रोपोर्शनल 1/r², यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस ग्राफ से, और यहाँ पे हमारे पास जो V है V प्रोपोर्शनल अभी हमारा निकला 1/r, तो ये दोनों आप देख रहे होंगे E प्रोपोर्शनल 1/r², तो यानी जो है यहाँ पर जो है ये दूरी जो है बढ़ रही है जैसे जैसे वैसे वैसे वैद्युत विभव भी कम हो रहा है, लेकिन दूरी के वर्ग में ई का मान जो है ज्यादा कम हो रहा है। तो देख रहे होंगे वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र का जो ग्राफ है वो देख रहे होंगे एकदम से जो है क्या हो रहा है, नीचे की तरफ देख रहे होंगे, और जो ब्लू लाइन से नीली लाइन से दिख रहे हो विभव का ग्राफ है तो वो लगभग सीधी रेखा में। तो इस तरीके से आपने देखा इसमें, तो ई यानी आर दूरी बढ़ने पर जो है वैद्युत क्षेत्र जो है तीव्रता से कम होता है, जबकि वैद्युत विभव धीमे धीमे कम होता है, वो भी कम हो रहा है, वी प्रोपोर्शनल है क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये दोनों इस चीज से ग्राफ से आप समझ पा रहे होंगे। अब है हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, हमें जो है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल से हमने जो है क्या निकालना है, वैद्युत विभव की हमें गणना करनी है कि किस तरीके से जो है वैद्युत द्विध्रुव अगर हमने रखा हुआ है तो उसके कारण विभव कितना होगा। तो यहाँ पे हमने वैद्युत द्विध्रुव की इससे पूर्व कक्षा में हमने जो है चर्चा की थी। वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास एक ऐसा निकाय था जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर थे, यानी 2a पृथक्करण हो रहा था, -q और +q, HCl हो गया, H2O हो गया, ये HBr हो गया, ये हमने बताया था, ये वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण है। तो ये हमारे वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यहाँ पे हमारे पास जो 2a है ये हमारे पास इन दोनों के मध्य बिंदु O था और इनके बीच की दूरी को हम a में हमने डिवाइड कर लिया था। तो यहाँ से हमारे पास हम जो है किसी बिंदु पर हमें जो है क्या निकालना है, यहाँ पे हमने जो लिया P बिंदु पर हमें निकालना है वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव का पोटेंशियल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मूल इसका जो मध्य बिंदु O है उससे r दूरी पर जो है हमें P पर हमें जो है निकालना है विभव, और ये कोण हमने लिया थीटा कोण। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले दूरियां ज्ञात करेंगे +q से और -q से। +q से हमने इस दूरी को लिया r1 और -q से इसकी दूरी को ले लिया हमने r2। तो ये हमने r1 और r2 हमने दूरियां ली। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास ये वाला एंगल, क्योंकि
जो हमारे HCl हो चाहे HBr हो, उनके अणुओं में दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है, मध्य बिंदु दूरी। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो यहाँ पे होता है, ये वाला एंगल बहुत कम होगा। तो यहाँ पे अगर हम इससे अगर इस पे लंब डालें, इससे अगर इस पे लंब डालेंगे तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी लगभग क्या होती है, बराबर लेते हैं हम इसको। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला कोण बहुत छोटा होगा, तो इसके द्वारा हम इस पे क्या करेंगे, लंब डालेंगे, तो वहां पे हमारे पास वो दूरियां क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो पहले इससे पहले जो हमने निकाला स्थिर बिंदु आवेश के कारण विभव, तो उसी तरीके से हम पहले क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण विभव निकाल लेंगे और फिर माइनस क्यू के कारण विभव निकालेंगे। और अध्यारोपण के सिद्धांत से हम इनका क्या करेंगे, क्योंकि जो है हमारे पास जो हमें विभव प्राप्त हो रहा है वो भी जो है वैद्युत क्षेत्र की वजह से हो रहा है। वैद्युत क्षेत्र ने उस पर जो है प्रतिकर्षण बल लगाया आवेश पर, तब जाके जो है उस पर जो है विभव प्राप्त हो रहा है। तो ये जो है क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से इसका हम परिणामी निकालेंगे। तो V1 पहले वाले से हम V1 लेंगे, दूसरे वाले से V2 ले लेंगे। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का हम क्या करेंगे, आवेश Q तथा माइनस Q के कारण विभव का योग करते हैं। जैसे मैंने बताया, योग करेंगे V1 प्लस V2। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अदिश राशि है, तो Q को माइनस इन सही हम इसको रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 करेंगे, दोनों को योग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 माइनस Q अपॉन R2। यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कैसे कि हमने V1 जो हमारा निकलेगा प्लस Q के कारण निकलेगा, अभी हमने बिंदु आवेश के कारण हमने निकाला V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R निकाला था। तो यहाँ पे Q अपॉन R1 हो जाएगा और V2 बराबर जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की जगह आएगा माइनस Q और अपॉन में R2। समझ रहे हैं आप। अतः हमने इनको ऐड किया तो यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा, Q अपॉन R1 माइनस Q अपॉन R2। माइनस समझ पा रहे हैं कैसे आ रहा है, तो ये जो है इस वजह से आया क्योंकि आवेश माइनस है, अदिश राशि, इसको हम चिन्ह सहित रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम आगे हल करें तो जो है Q दोनों में कॉमन है, Q को हमने ले लिया बाहर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास R1 R2 का एलसीएम ले लें हम, तो R1 R2 और ऊपर हो जाएगा R2 माइनस R1। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कर लेनी है। इसके बाद हम देखें, यहाँ पे आपको इक्वेशन ध्यान रखनी है, इसमें हम क्या करेंगे, R1 और R2 के मान निकालेंगे, क्योंकि हमें जो है केवल हमें जो है R का पता है, तो हम इसको जो है R1 और R2 के मान R के रूप में निकालेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास V में हम इसका मान रख देंगे, तो हमें इसका सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको जो है यहाँ पर एक लंब खींचा। यहाँ पे आप देख रहे हो हमने क्या किया, B से एक लंब खींचा OP पर और वो है BM। कौन सा खींचा लंब, यहाँ पे BM। यहाँ पे हमारे पास ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 का BM। यहाँ पे हमने एंगल खींचा BM। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये लंब खींचा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे आप देखोगे डायग्राम में हमने यहाँ पे BM दिखाई, ये हमारे पास लंब है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो है R1, यहाँ पे हमारे पास ये वाला कोण R1 यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे जो R1 हमारे पास आएगा, R1 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ देखेंगे आप R1 का मान इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, इसको हम कहेंगे OP माइनस OM। ये देखो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखो OP, यहाँ पे हमारे पास जो R1 है मैंने बताया ये किसके बराबर होगा, MP के बराबर होगा। यहाँ से लेकर M से लेके ये P के बराबर होगा, M से लेके P के बराबर होगा। R1 की जो दूरी होगी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में बराबर होगी, MP के बराबर। MP को हम क्या तोड़ सकते हैं, MP को अगर हमें चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, पहले OP लेंगे, OP में से हम OM को माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, MP निकल जाएगा। और वही MP हमारा किसके बराबर हो जाएगा, R1 के बराबर हो जाएगा। इसको आप जो है R1 को आप लिख सकते हैं, देखो OP का मान देख ले, OP का मान हमारे पास O से P तक हमारा कितना था, R था। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे OM का मान आप देखो, OM के लिए हमें त्रिभुज लेना है। यहाँ पे आप देखोगे त्रिभुज OBM में हमारे पास ये भुजा A है, ये वाली भुजा हमारे पास A है और ये यहाँ पर हमारा OM हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो हमारे पास आधार हो जाएगा और ये हमारे पास कर्ण हो जाएगा OB। त्रिभुज आप देखोगे क्योंकि यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, ये हमने बताया समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आधार और कर्ण में हमारे पास कौन सा सूत्र है, कॉस वाला। तो यहाँ पे हमें जो है आधार निकालना, तो ये हो जाएगा A cos थीटा, आधार गुणा गया cos थीटा। हमारे पास जो है क्या निकल जाएगा, जो है हमारे पास लंब कर्ण गुणा गया cos थीटा। यहाँ पे हमारे पास आधार निकल जाएगा, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, R माइनस A cos थीटा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब हमें जो है क्या चाहिए, हमें चाहिए R2 का मान। तो R2 का मान हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पे इस रेखा को हमने जो है OP रेखा को थोड़ा आगे बढ़ाया, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या। अब हमें जो है R2 से भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे लंब खींचना पड़ेगा। यहाँ से हमने लंब खींचा AN, ये हमने जो है एंगल हमने AN खींच लिया, तो यहाँ पे हमारे पास AN हो जाएगा। तो ये AN लाइन 90 एंगल हो जाएगा।
ये एन क्या हो गया 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी ये वाला कोण भी क्या होगा थीटा, ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अब R2 का मान आप देखें, R2 जो है पी एन के बराबर होगा। R2 किसके बराबर होगा पी एन के, और पी एन को आप तोड़ोगे, पी एन को कैसे तोड़ोगे ओ एन प्लस ओ पी, ओ एन प्लस ओ पी में तोड़ोगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये ओ एन प्लस ओ पी। तो यहाँ पे ओपी को आप पहले लिख सकते थे, तो ओपी प्लस ओ एन कर लें। ओपी का मान आप देख लो आर है, और ओ एन का मान आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए कॉस थीटा। वही ऐसे आएगा, देखो यहाँ पे ए आधार हो जाएगा, ए कर्ण हो जाएगा, ओ एन हमारा आधार हो जाएगा, तो आधार हमारा कैसे निकलेगा ए कॉस थीटा, ये R2 का मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तक आप समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमें जो है इसका हमने निकाला था मान विभव का, v बराबर हमारे पास आया था 1/4 पाई, क्यू हमने जो है बाहर ले लिया था, क्यू हमारा बाहर आ गया था, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हमने किया था R1 R2। ठीक है, इसको हम जो है यहाँ पे हमारा था ये था R1 R2 और ऊपर था R2 माइनस R1। इसमें हम देखो मान रखें इसे, तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आप जो है देखो नीचे करेंगे आप इसको R1 R2, R1 की जगह रख लेंगे आप R माइनस ए कॉस थीटा, और R2 की जगह रख लेंगे R प्लस ए कॉस थीटा। और ऊपर देखिए आप क्या करेंगे इसमें R2 माइनस R1, R2 हमारे पास R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R माइनस ए कॉस थीटा। अब देखो कितना आसान इसमें हो गया है, आप देख लोगे R से प्लस का, ये R का कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये v बराबर आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा यहाँ पे आप देखोगे ए कॉस थीटा और प्लस ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2a कॉस थीटा, और अपॉन में देखो a प्लस बी, ए माइनस बी का आप लगाओ सूत्र, ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे Q इंटू 2a, कुछ याद आ रहा है Q इंटू 2a, हमने इससे पूर्व कक्षा में चर्चा की थी। Q इंटू 2a क्या था हमारे पास, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण। यहाँ पे हमारे पास P इंटू 2a, सॉरी Q इंटू 2a, ये हमारा आया था वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण P। तो यहाँ पे हम इसको जो है P रख लेंगे, तो यहाँ पे हम इसको जो है V बराबर, यहाँ पे हम इसको रख सकते हैं P, और ऊपर था हमारे पास कॉस थीटा ऐसी रहेगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम देखो क्या करते हैं, अगर जो है यहाँ पे हमारे पास ए का मान हमने बोला, ये जो है ए का मान बहुत कम होता है आर की तुलना में, तो ए स्क्वायर इज मोर लेस देन आर स्क्वायर, इसका वर्क करेंगे तो बहुत कम होगा, तो इसको हम नगण्य कर लेते हैं, इसको छोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि कॉस का मान मैक्सिमम 1 होता है, अधिकतम लेंगे तो 1 ले सकते हैं इसका मान, यहाँ पे इस पद को अगर हम छोड़ दें तो v बराबर हो जाएगा p कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने देखो ये हमारे पास ये सूत्र है कॉस v कॉस थीटा। अगर आपको जो इसको वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए, क्योंकि जो हमारे पास वैद्युत ध्रुव सदिश राशि है, तो इसको जो है आप क्या लिख सकते हैं, इसको p डॉट r कैप, और नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे हो p डॉट r क्यों लिखा, r एकांक सदिश है, आप एकांक सदिश 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा p कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म में है, तो ये इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आपको जो पेपर में पूछा जाता है अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, एक्सियल पर और जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो एक्सिस पे अगर आपको पूछा जाए, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे अक्षीय स्थिति पे अगर आपको पूछा जाए कि जो है इसकी विभव का मान निकालिए वैद्युत ध्रुव की, अक्षीय स्थिति में हमारे पास जो है हम देखें अक्ष की स्थिति हमारे पास इधर की तरफ होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देंगे तो थीटा का मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे थीटा का मान 0 यानी cos 0 का मान होता है 1, यहाँ पे आप जो है थीटा की cos 0 का मान 1 रख दीजिए, तो अक्षीय स्थिति का जो सूत्र आ जाएगा v बराबर ये आ जाएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये सूत्र आता है हमारे पास v बराबर p। और जो है निरक्षीय स्थिति में आप जब आपको निरक्षीय स्थिति में इक्वेटोरियल पोजीशन में पूछा जाएगा, निरक्षीय स्थिति में जब आप निकालेंगे तो वहां पे आप देखोगे निरक्षीय स्थिति हमारी इधर की तरफ ये पॉइंट होता है यहाँ पे, तो ये जो है थीटा बराबर कितना हो जाएगा उस समय 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है, ये आप सभी को पता है कितना होता है 0। यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा cos 90 का मान आया 0, शून्य हो गया। तो यहाँ पे हमने जब शून्य रखेंगे तो विभव क्या हो जाएगा शून्य। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे निरक्षीय स्थिति में विभव क्या आता है शून्य आता था। अक्षीय स्थिति में आपने देखा
इसी प्रकार से हमने अक्षीय स्थिति में जब हमने वैद्युत ध्रुव निकाला था तो वहां पे हमारे पास 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ, वहां RQ आता था वैद्युत। और यहाँ पे आप देख लेंगे E बराबर जो निरक्षीय स्थिति में आया था वहां हमारा सूत्र आया था P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ। तो ये देख रहे होंगे यहाँ पे निरक्षीय स्थिति में हमारा वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है, लेकिन वैद्युत विभव क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। तो वहां पे एक निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। आवेशों के निकाय के कारण, अगला जो टॉपिक है हमारे पास उसको हम देख लें लास्ट। आवेशों के निकाय के कारण विभव, पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। हमारे पास बहुत सारे चार्ज होंगे तो उसके कारण जो विभव होगा उसको हम देख लें। तो यहाँ पे हमारे पास अध्यारोपण के सिद्धांत से अभी जैसे हमने बताया कि समस्त आवेशों के विन्यास के कारण P पर विभव भी विन्यास के व्यष्टिगत आवेशों के विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो अलग अलग आवेश बिंदु आवेश हैं, जैसे यहाँ पे P बिंदु आवेश, P बिंदु पर अगर हमें जो है निकालना है तो यहाँ पे देखिए P के जो है इसके चारों तरफ Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 और Qn तक हमारे पास ये आवेश है, Q1 Q2 Q3 और अप टू Qn तक। और इनकी दूरी हमने क्या ले ली, R1 R2 R3 और Rn ली। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो हम निकालेंगे तो परिणामी V बराबर क्या हो जाएगा, V1 + V2 + V3 अप टू Vn। अदिश योग कर लेंगे हम इनका, जो है अदिश राशि है तो सबका बीजगणितीय योग कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास V इनका मान रखें, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 + Q2/R2 + Q3/R3 अप टू Qn/N1। ये हमने बिंदु आवेश के कारण, एक के कारण जो आवेश के कारण विभव निकलेगा वो Q भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1, दूसरे के लिए Q2/R2, इन सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम इसको जो है इस रूप में लिख सकते हैं, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन I = 1 to n QI/RI। I का मान 1 से लेके n तक है, I की जगह आप 1 रख दीजिए, 1 से 2 3 4 इस तरीके से आप जो है एक बिंदु जो है आवेशों के कारण आप क्या निकाल सकते हैं, विभव निकाल सकते हैं। 2 आवेश हो सकते हैं, 3 आवेश हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो बिंदु के कारण किसी बिंदु पर अगर हमें विभव निकालना है तो उनका हम क्या करेंगे, बीजगणितीय योग कर लेंगे। सदिश उसमें हमारे पास V बराबर हम अदिश योग कर लेंगे इनका, V1 + V2 + V3 और चिन्ह सहित रखेंगे। एक चीज ध्यान रखना है, अगर ये Q2 हमारे पास अगर माइनस में होगा तो माइनस को Q2 को हमें माइनस में ही रखना है, चिन्ह सहित रखना है, इस चीज का अवश्य ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे अगर Q3 माइनस में तो उसको माइनस में लेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है आवेशों के निकाय के कारण विभव ज्ञात किया। तो यहाँ पे हम मूल्यांकन देख लें कि हमने जब चर्चा की उसमें हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखें। क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य ना हो? अभी आई थी स्थिति कि विभव शून्य है लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है, तो कौन सी स्थिति थी? हाँ, तो ये जो है संभव है, ये निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में हमारे पास विभव शून्य था लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं था, ये हमने अभी ज्ञात किया। बाह्य बल द्वारा किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो अनंत से बिंदु तक हम लाएंगे किसी बिंदु तक, विभव कहलाता है, पोटेंशियल हमने कहा उसका पोटेंशियल कहलाता है। आपके लिए होम असाइनमेंट हम गृह कार्य जो है, एक चिड़िया एक उच्च शक्ति खुले बिजली के तार पर बैठी है, उसे कुछ नहीं होता। धरती पर खड़ा एक व्यक्ति उस तार को छूता है तो उसे घातक धक्का लगता है, क्यों? इस कारण को आपने जो है बताना है और उसको अपनी नोटबुक में नोट करना है। दूसरा, स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल का अध्ययन किया जाता है, परंतु जब किसी आवेश पर बल आरोपित होता है तो वह विराम अवस्था में कैसे हो सकता है? हम कहते हैं कि स्थिर अवस्था में आवेश है लेकिन बल लग रहा है तो वो गति करेगा। तो इस पे आपने जो है चर्चा करके अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आज के भौतिक विज्ञान शिक्षण में हमने इन चर्चाओं पे, बिंदुओं पे चर्चा करी। आपको जो है इन चीजों को जो है अपनी कॉपी में नोट करना है। तो अगली कक्षा में हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।